इदी आमीन युगंडा का मुतनाज़ तरीन सदर था। वो 18 साल की उम्र में फ़ौज में भर्ती हुआ। दूसरी जंग अजीम में इत्तेहादी फ़ौज बर्मा में खिदमत सर अंजाम दी। 1961 में युगंडन फ़ौज में कमीशन हासिल किया। 1966 में आर्मी चीफ बना और 1971 में इक़्तिदार पर काबिज होकर सदर बन गया। वो इंतहाई दिलचस्प किरदार था। इसने खुद को स्कॉटलैंड का आखिरी किंग डिक्लेयर कर दिया। वो फुल यूनिफॉर्म पहनकर स्विमिंग शुरू कर देता था। इसने एक दिन कौम से खिताब करते हुए अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। वो इस कदर दिलचस्प इंसान था कि इसने एक दिन खड़े खड़े 60,000 एशियाई बाशिंदों को मुल्क से निकाल दिया। इनमें 100 साल पुराने इंडियन सेटलर्स भी शामिल थे। वो किस कदर अजीबोगरीब इंसान था। हम आपको ये कहानी किसी और दिन सुनाएंगे। हम इसकी ज़िंदगी के एक हैरान कुन वाक़े की तरफ आते हैं। इदी आमीन एक दिन स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्न पहुंचा और पूरे स्टाफ के साथ एक बड़े बैंक के हेडक्वार्टर पहुंच गया। वो सीधा बैंक के सदर के दफ्तर में दाखिल हो गया। सदर युगंडा के सदर को देखकर परेशान हो गया। इदी आमीन ने कमरे को अंदर से लॉक किया, अपने ब्रीफकेस से एक फहरिस्त निकाली, बैंक के सदर के सामने रखी और फौजी लहजे में कहा, हमारी खुफिया एजेंसी ने तवील तफ्तीश के बाद मुझे इत्तला दी आपके बैंक में हमारे मुल्क के सिवा 400 लोगों के खुफिया अकाउंट हैं। हमें हर सूरत इन अकाउंट्स की तफसील चाहिए। बैंक के सदर ने एहतराम से जवाब दिया, सर हम अपने किसी क्लाइंट की कोई तफसील किसी को नहीं देते। इदी आमीन ने प्यार से कहा, हमने फैसला किया है, हमें जो शख्स ये तफसीलात फराहम करेगा हम उसे 20% रकम दे देंगे। आप बता दो, आप खड़े खड़े अरबपति हो जाओगे। सदर ने फौरन ना में गर्दन हिलाई और कहा, सर ये हमारी पॉलिसी नहीं। मेरा बैंक किसी अकाउंट होल्डर की इंफॉर्मेशन मुझे भी नहीं देता। इदी आमीन ने गुस्से से कहा, अगर आपने मेरी मदद ना की तो मैं स्विट्ज़रलैंड के साथ सफारती ताल्लुकात भी ख़त्म कर दूंगा और आपके बैंक और बैंक की सेंटर ऑर्गेनाइजेशन के युगंडा के असासे भी जब्त कर लूँगा और हम फ्यूचर में किसी स्विस कंपनी के साथ कोई कारोबार भी नहीं करेंगे, हत्ता कि हम आपकी फ़्लाइटें भी अपनी फ़िज़ाओं से नहीं गुजरने देंगे। बैंक का सदर थूक निकलकर बोला, सर आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन मैं और मेरा कोई कुलीग आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। इदी आमीन पूरी दुनिया में गोसीला मशहूर था। वो गुस्से से कांप उठा। उसने ब्रीफकेस से अपना पिस्तौल निकाला, पिस्तौल अनलॉक किया, सदर की कनपट्टी पर रखा और कहा, मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुमने हाँ ना की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। सदर के सर, गर्दन और कमर से पसीने की आबशारें बहने लगी। वो जानता था इदी अमीन जो कहता है वो करता है। ये अगर 3 गिनेगा तो ये 3 पर वाकई गोली चला देगा। इदी अमीन ने एक कहा, पिस्तौल का चैम्बर जरा सा घूमा। बैंक के सदर ने आंखें बंद कर ली। इदी अमीन के मुंह से 2 निकला। चैम्बर मामूली सा मजीद आगे खिसका और फिर इदी अमीन ने 3 कहकर गोली चला दी। ठा की आवाज आई और बैंक का सदर फर्श पर गिर गया। गोली की गूंज खत्म हुई तो कमरे में इदी अमीन का कहका गूंज रहा था। सदर फर्श पर गिरकर एड़ियां रगड़ रहा था। ये सिलसिला चंद सेकंड जारी रहा। फिर अचानक बैंक के सदर को महसूस हुआ वो जिंदा भी है और सलामत भी। गोली इसके कान के करीब से गुजर गई थी। वो उठकर सीधा खड़ा हुआ और खौफ से इदी अमीन को देखने लगा। इदी अमीन ने हंसते हंसते पिस्तौल ब्रीफकेस में रखा और मुस्कुरा कर बैंक के सदर से बोला, मैं सिर्फ ये देख रहा था तुम और तुम्हारा बैंक दोनों कितने ट्रस्टवर्दी हैं। प्लीज फॉर्म मंगवाओ, मैं तुम्हारे बैंक में खुफिया अकाउंट भी खुलवाना चाहता हूँ और इसमें $2 बिलियन भी जमा कराना चाहता हूँ। मैं दावे से ये नहीं कह सकती ये वाकया सच्चा था या फिर ये भी इदी अमीन के खिलाफ बरतानवी प्रोपेगेंडे का हिस्सा था। ताहम ये सच है, स्विस बैंक्स असूल के पक्के होते हैं। ये किसी कीमत पर अपने किसी खातेदार की इंफॉर्मेशन किसी शख्स को नहीं देते, ख्वाह वो शख्स इनका सदर ही क्यों ना हो। और ये वो असूल है जिसने इन बैंकों को ट्रस्टवर्दी बना दिया और दुनिया जहां की ब्लैक मनी सीधी स्विस बैंकों में जाती है और ये वहां पार्क हो जाती है। अब स्विस बैंकों का ट्रस्ट देखिए। दुनिया भर के करप्ट लीडर अपने बच्चों, अपने दोस्तों और अपने वफादार साथियों पर इतना एतबार नहीं करते थे।
जितना ये स्विस बैंकों पर करते थे। और ये इस एतबार का नतीजा है स्विस बैंक पूरी दुनिया में बाकायदा मुहावरा बन गए हैं। मैं बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको 2 मजीद मिसालें दूंगी। दुनिया में सबसे बड़ा जासूसी और अक्सरी नेटवर्क अमेरिका में है। अमेरिकी जासूस और अमेरिकी फौजी मुल्क के नाम पर आग में भी कूद जाते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका की रवायत है ये किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन पर अपने किसी फौजी की लाशें नहीं छोड़ता। ये पूरी बटालियन भी मरवा देंगे, लेकिन अपने फौजी और अपने शहीद उठा कर लाएंगे और ये इन्हें अमेरिकी सरजमीन पर दफन करेंगे। अमेरिका की दूसरी जंग अजीम में 9,387 नौजवान यूरोप में मारे गए थे। अमेरिका इतनी लाशें वापस नहीं ला सकता था, चुनाचे इसने फ्रांस से जमीन खरीद ली। इस जमीन को अमेरिका का हिस्सा डिक्लेयर किया और अपने फौजी वहां दफन किए। दूसरा, अमेरिका अपना कोई जासूस किसी दूसरे मुल्क की हिरासत में नहीं छोड़ते। अमेरिका ने 2011 में पाकिस्तान के साथ अपने 60 साल ताल्लुकात भी दांव पर लगा दिए थे। ये अपने जासूस को वापस लेकर गए। ये शाकिल अफरीदी को भी बहुत जल्द अमेरिका ले जाएंगे। और ये वो ट्रस्ट है जो अमेरिका के हर जासूस और हर फौजी को दुनिया के किसी भी खिते में कूदने पर मजबूर कर देता है। ये लोग जानते हैं हमारे पीछे पूरी कौम खड़ी है और ये हमारे लिए एटम बम तक चला देगी। आप एक और हकीकत भी मुलाहजा कीजिए, पूरी दुनिया में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे के लोग दूसरे मुल्कों में प्रॉपर्टी नहीं खरीदते। ये पूरी दुनिया से पैसा कमाएंगे लेकिन ये रकम सीधी अपने मुल्कों में लेकर जाएंगे, क्योंकि ये समझते हैं हमारा सरमाया जितना हमारे मुल्क में महफूज है ये दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं महफूज हो सकता। और ये वो ट्रस्ट है जिसने अमेरिका को अमेरिका, कनाडा को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे को नॉर्वे बनाया। आज भी पूरी दुनिया के खुश लोग अपने सारे सरमाए के साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जाते हैं, क्योंकि ये समझते हैं हमारा सरमाया हमारे मुल्क की बजाय कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा महफूज रहेगा। और ये अदम तहफ़्फ़ुज़ का वह एहसास है जिसकी वजह से पाकिस्तान के लीडरों से लेकर परचून फरोश और प्रॉपर्टी डीलर्स तक अपना सरमाया दूसरे मुल्कों में शिफ्ट करते हैं। हमने कभी सोचा भुट्टो फैमिली का सरमाया मुल्क से बाहर क्यों गया? इसके पीछे भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का वो एहसास है। हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर सैकड़ों इल्जामात लगा सकते हैं, लेकिन हकीकत में वो करप्ट नहीं थे। चुनाचे जब वो फांसी पर चढ़े, इनका खानदान मुल्क से फरार होने पर मजबूर हुआ तो ये लोग दर बदर हो गए। ये लोग कर्नल कज़ाफ़ी और हाफिज़ुल असद से इमदाद लेने पर मजबूर हो गए थे। ये खवारी के वो 9 साल थे जिन्होंने भुट्टो फैमिली को मुल्क से बाहर सरमायाकारी करने पर मजबूर कर दिया था। शरीफ फैमिली ने भी अपनी पहली हुकूमत के खात्मे और करप्शन के इल्जामात लगने के बाद 1993 में लंदन में पहली बार फ्लैट्स खरीदे थे और कंपनियां बना ली थी और फिर लाने लग गई। जनरल परवेज मुशर्रफ जैसे जर्नल हों, बिजनेसमैन, खिलाड़ी या फिर प्रॉपर्टी डीलर्स हों, ये अपने सरमाए का 80% मुल्क से बाहर मुंतकिल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये नहीं जानते कि कल कौन सी हुकूमत और कौन सा सदारती आर्डर आ जाए और ये अपनी सारी जमा पूंजी से महरूम हो जाए। चुनाचे ये लोग एक खास हद के बाद अपना कारोबार भी मुल्क से बाहर शिफ्ट कर देते हैं और ये अपनी ग्रोथ भी रोक देते हैं। हमारे वज़ीर आज़म, हमारी हुकूमत अगर सरमाए की परवाज रोकना चाहती है, ये अगर चाहती है लोग अपना सरमाया मुल्क के अंदर ले आएं, तो ये फिर लोगों को सिर्फ ट्रस्ट दे दें या इन्हें सिर्फ इतना एतमाद दे दें, आप कोई भी हैं और मुल्क में अगर आपका पैसा भी मौजूद है तो दुनिया की कोई ताकत आपसे वो पैसा नहीं छीन सकेगी। आप अगर कारोबार करना चाहते हैं तो फिर आप करें। आप बेशक वॉरेन बफेट बन जाएं, दुनिया की कोई ताकत आपका रास्ता नहीं रोक सकेगी। आप ख्वाह जनरल मुशर्रफ हैं, नवाज शरीफ हैं या फिर आसिफ जरदारी हैं, मुल्क में आपके खिलाफ कोई झूठा केस नहीं बनेगा। आपने जो जुर्म किया है आपको सिर्फ इसकी सजा मिलेगी और बस। और आप इसके बाद कमाल देखिएगा, ट्रंप भी अपना सरमाया पाकिस्तान शिफ्ट कर देगा और हम अगर ये नहीं करेंगे तो फिर मुझे खतरा है। गवर्नर स्टेट बैंक भी अपनी तनख्वाह पाकिस्तान में नहीं रखेगा, यह भी हुंडी के जरिए अपने पैसे दुबई शिफ्ट कर देगा। चुनाचा एतमाद का फुकदान ये हमारा सबसे बड़ा इशू है। हमने जिस दिन ये हल कर लिया इस दिन पटड़ी पर आ जाएंगे, वरना अल्लाह ही अल्लाह।